बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि अगर कोई आवेशित कण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है या वहाँ पर रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सिलरेट तो कर सकता है, उसको त्वरित कर सकता है, उसकी स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन उसको वो टर्न नहीं कर सकता। आज हम लोगों को वैसा ही एक आर्टिकल और पढ़ना है, मोशन ऑफ चार्ज इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उसका मोशन कैसा होगा, हमको आज ये स्टडी करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से कल हमने केसेस लिए वही केसेस लगभग आज भी हम लोग स्टडी करेंगे। और इसमें तो एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली क्लासेस में आप याद करें कि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, अभी हाल ही में किसी क्लास में हमने स्टडी किया है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर की तरफ बनाया था, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और यहां से ऐसा चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया। जैसे ही पार्टिकल एंटर कराया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते ही उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होना शुरू हो गया। उसकी डायरेक्शन पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर थे, हमेशा उसके राइट एंगल रही, जिसकी वजह से जब वो ऐसे था तो भी फोर्स की डायरेक्शन राइट एंगल टू इट्स मोशन, ऐसे हो गया मुड़ गया तो भी राइट एंगल टू इट्स मोशन, राइट एंगल टू इट्स मोशन। और इसकी वजह से ये पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगा। हमने उसका रेडियस, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी और ऐसे काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके की बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी भी किया हुआ था। और आज हम लोग लगभग उसी को और थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं। तो चलते देखते हैं कैसे क्या होगा इस पे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहता हूँ और आप सभी को याद होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से शो करते हैं। जिस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से शो करते थे, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कैपिटल B। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया। अब इसमें हम 1 by 1 केसेस लेते चलेंगे और उनको स्टडी करते जाते हैं। सबसे पहले हम ये केस लेते हैं कि पार्टिकल रुका हुआ है। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि यहां पर हमने रखा और वो स्टेशनरी पार्टिकल है, रुका हुआ है। अगर ये पार्टिकल रुका हुआ है, इट मींस इसकी वेलोसिटी, इसका जो वेग होगा वो 0 होगा, बिकॉज द पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट दिस टाइम। तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं चार्ज्ड पार्टिकल इज स्टेशनरी। चार्ज्ड पार्टिकल इज स्टेशनरी। अब अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, इट मींस इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ओके, देन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, आवेशित कण पर आरोपित बल कितना होगा, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा, Q इंटू B, V इंटू B इंटू साइन थीटा। आप याद करें ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था, हमने इस तरीके से सॉल्व किया था। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था। Q चार्ज, V इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, B intensity of magnetic field and theta is the angle between
velocity and magnetic field. Okay, and in this case velocity is equal to 0. अगर मैं इस v की जगह पर 0 लिख दूंगा तो v अगर 0 होगा तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. मीन्स एट दैट सिचुएशन फोर्स ऑन पार्टिकल विल बिकम 0. अब अगर उस पार्टिकल पर फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. नो एक्सेलरेशन. फोर्स 0 मीन्स नो एक्सेलरेशन. उस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा. नो एक्सेलरेशन. याद रख लें, नो एक्सेलरेशन मीन्स ए विल बिकम 0. ओके, तो फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब वो मूव ही नहीं करेगा. बात समझ रहे हैं ना भाई? फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा, हमने केवल उसको रख दिया. रुका हुआ पार्टिकल है तो उस पर बल काम कर ही नहीं रहा है. अगर बल काम नहीं कर रहा है तो वो मूव भी नहीं करेगा, वो जैसा का तैसा अपने उसी पॉइंट पर रखा ही रहेगा. मीन्स उस पार्टिकल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ध्यान रख लीजिए कि इफ द चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन इट हैज नो एनी इफेक्ट. ओके, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ध्यान रखिए. नेक्स्ट सेकेंड नंबर हम लेते हैं. इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग. ठीक है, ओके, तो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग. चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग. चार्ज पार्टिकल इज मूविंग मीन्स आवेशित कण गति कर रहा है. आवेशित कण गति कर रहा है. उस सिचुएशन पे क्या होगा? इसमें हम 2-3 कंडीशंस ले सकते हैं. सबसे पहली कंडीशन, हम ये मान लेते हैं कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एंड इट इज मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड. ये इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है. दिस इज द चार्ज पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड. सो एट दैट सिचुएशन सबसे पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूं. U इज अलोंग B. क्या मतलब हुआ इसका? इसका यह मतलब हुआ कि आवेशित कण का जो वेग है उसके चलने की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, मतलब उसे उसी तरफ मूव कर रहा है. अब जब ऐसा होगा तो अब आप यहां पर देखिए उसके पास चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कुछ ना कुछ यहां पर है. लेकिन एक और चीज जो फॉर्मूले पर आती है फोर्स के फॉर्मूले में, दैट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. So see, please see in the figure that velocity and magnetic field both are in same direction. आप देख सकते हैं U और B दोनों एक ही दिशा में हैं. तो अगर ये दोनों बेटा एक ही दिशा में हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? आंसर है 0 डिग्री होगा. So if U is along B, so at that situation theta will be equal to 0 डिग्री. ठीक है. एंड नाउ फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल. फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल मीन्स आवेशित कण पर लगने वाला बल. इस बार कितना होगा फोर्स? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? दैट इज Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा. वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस फॉर्मूला. पहले ही हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला आता है. अब चार्ज पार्टिकल के पास Q भी है, उसके पास अपनी एक वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी भी है. बट इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अगर थीटा 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. एंड इफ साइन 0 इज 0 तो फिर उस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा फोर्स ही 0 हो जाएगा. मीन्स फोर्स 0 लगेगा. आवेशित कण पर लगने वाला बल 0 के बराबर हो जाएगा.
फिर से आवेशित कण पर जो बल लग रहा है वो शून्य, मीन्स बल लग ही नहीं रहा है। और अगर बल नहीं लग रहा है तो उसके मोशन में फिर से कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा। एक्सीलरेशन नहीं आएगा मीन्स ए विल बिकम 0। ठीक है। अब अगर ऐसा वो चल रहा है तो फिर क्या होगा अगर फोर्स नहीं लगेगा? तो जो ये पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो ये पार्टिकल ऐसा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है ना, हमने क्या देखा, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, 0 फोर्स है। अगर 0 फोर्स है तो ये क्या करेगा? क्या ये ऐसा जो जा रहा था u वेलोसिटी से, तो इस पर फोर्स लग नहीं रहा है, तो अब आप मुझे बताइए क्या ये जाते जाते कुछ दूर चल के रुक जाएगा क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है, या u वेलोसिटी से चलता ही जाएगा? क्या करेगा ये? प्लीज टेल मी। वो चलता ही जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी u है और उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी u वेलोसिटी से ही चलता ही जाएगा। क्यों रुकेगा वो? भाई रुकने के लिए भी तो सामने से कोई फोर्स चाहिए और इस पर तो कोई फोर्स है ही नहीं ना, तो वो रुकेगा नहीं। अगर वो u वेलोसिटी से चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो u वेलोसिटी से चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। जितनी देर उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उतनी देर वो चलता ही चला जाएगा। ठीक है। इट मीन्स इस सिचुएशन पे भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो जो काम कर रहा था वो तो कर ही रहा है ना, वो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हम यहां भी इसका लिख सकते हैं, इस सिचुएशन पे भी हम कह सकते हैं दैट देयर इज नो इफेक्ट। ओके, यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस पर, ए पार्ट। इसके बाद हम जब पार्टिकल चल रहा है उसका थर्ड केस हम ले लेते हैं, सेकंड केस है, सेकंड का बी पार्ट। इस बार मैं चार्ज पार्टिकल को, यहां पर भी पार्टिकल पर क्या रहा? नो इफेक्ट। ऐसे जा रहा था तो भी नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब, प्लीज रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, नो इफेक्ट का मतलब क्या ये कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगा? रुकेगा नहीं, ये u वेलोसिटी से चलता ही जाएगा क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा। और रुकने के लिए भी अपोजिट फोर्स चाहिए था, पर उस पर तो फोर्स ही नहीं है ना। अच्छा, बी पार्ट पे आते हैं। अब हम चार्ज पार्टिकल को बी के अपोजिट चलाते हैं। यहां पे चार्ज पार्टिकल है Q एंड दिस इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी u। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं u इज ऑपोजिट टू b मीन्स जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है तो इस सिचुएशन पे बेटा आप मुझे बताएं थीटा की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ है, और फोर्स के फॉर्मूले में जो थीटा आता है, ये थीटा क्या होता है हम पहले भी 2 बार जिक्र कर चुके हैं, और जब डिराइव किया था तो भी हम आपको बता चुके थे। दिस एंगल इज बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो हियर एंगल विल बी 180 डिग्री। इस सिचुएशन पे थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि B इधर की तरफ है और पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो आप दोनों के बीच का एंगल देख सकते हैं 180 डिग्री का आएगा। अब पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल what is the magnitude of the magnetic force? It is
Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह हम 180 लिख देंगे। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी साइन 180 एंड यू ऑल नो दैट साइन 180 इज 0, इज अगेन 0। मीन्स अगर आप थीटा की जगह 180 लिख देंगे तो साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और बेटा अगर ये 0 हो गया तो फिर से वो पूरे फोर्स को क्या कर देगा? 0 कर देगा। मीन्स पार्टिकल पर इस सिचुएशन पे भी कोई फोर्स काम नहीं करेगा। बात समझ में आई आपको? कोई फोर्स काम नहीं करेगा, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन फिर से 0 बना रहेगा। नो एक्सेलरेशन। फोर्स से ही एक्सेलरेशन आता है, फोर्स से ही त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन पार्टिकल पर तो फोर्स ही नहीं लग रहा है इस सिचुएशन पे, तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा और एक्सेलरेशन इस सिचुएशन पे भी कितना होगा? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है, सो अगेन वी कैन से दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। हम फिर से कह सकते हैं कि आवेशित कण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, व्हाट इट मीन्स कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इट मीन्स कि वो पार्टिकल अगर u वेलोसिटी से अपोजिट टू b ऐसे जा रहा है तो वो जाता ही रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि फोर्स नहीं लग रहा है तो कुछ दूर जाके रुक जाएगा। अभी अभी मैंने 2 बार पहले जिक्र किया कि रुकने के लिए भी उल्टा फोर्स चाहिए, और इस पर तो उल्टा सीधा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, तो ये रुकेगा भी नहीं। एंड इट विल कीप ऑन मूविंग, ये चलता ही जाएगा जब तक इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इट विल कीप ऑन गोइंग। ओके, सो दिस इज सेकेंड पार्ट इन व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये 3 केसेस देखने के बाद अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, उसके अंदर अगर चार्ज्ड पार्टिकल, अगर आवेशित कण, पहली चीज रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में गति कर रहा है, तीसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। 3 चीजें, या तो रुका हुआ है, या तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, या वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। इन तीनों स्थितियों में आवेशित कण पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये आपको याद रखना है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। न्यूमेरिकल में आपको वो Q की वैल्यू दे देते हैं, V की वैल्यू दे देते हैं, B की वैल्यू दे देते हैं, और फिर वो आपको बोल देते हैं कि पार्टिकल रुका हुआ है। बच्चे अधिकतर क्या कर देते हैं, और उस पर फोर्स आपको फाइंड आउट करना होता है, तो स्टूडेंट्स हमेशा क्या कर देते हैं, वो F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर निकाल के आ जाते हैं। बट ध्यान रहे, जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो परिमाण होता है, दिस इज नॉट ओनली Q इंटू V इंटू B, दिस इज Q V B साइन थीटा। ये आपको बहुत याद रखना है, साइन थीटा वाली टर्म आप भूलेंगे नहीं, और ऐसा करने से आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आप केवल QVB लगा आते हैं तो पार्टिकल रुका हुआ हो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र और अगर गति भी कर रहा है, उनमें से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करता है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गति कर रहा है तो गति करता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा, बस इतना ही होगा उस पर। अब हम इसका एक तीसरा और बड़ा स्पेशल केस है, इसको हम लेते हैं। हम इसको ऐसे लेते हैं कि इस बार हम पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बनाते हुए हम इसको एंटर करवाते हैं। तो नेक्स्ट केस बेटा हम लोग लेते हैं, U इज मेकिंग एंगल थीटा विथ B। मीन्स जो आवेशित कण है
वो जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाते हुए एंटर करता है वो। ठीक है, आप सोचेंगे लंबवत वाला केस नहीं लिया गया, तो जैसा कि आपको याद भी होगा और अभी शुरू में मैंने जिक्र भी किया कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण जब प्रवेश करता है तो वो वाला केस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसके पूरे फॉर्मूले बना चुके हैं, सारा कुछ उसका कर चुके हैं। हम थीटा कोण पर इसको प्रवेश करवाएंगे और देखिए कि इसमें क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि जब हमने पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन पे भी एंटर करवाया मैग्नेटिक फील्ड पे, तो भी उस पर नो इफेक्ट ही रहा, नो एक्सेलरेशन नो फोर्स। अब हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए आवेशित कण को प्रवेश करवाते हैं। ये एक आवेशित कण है और ये आवेशित कण ऐसा थीटा कोण बनाते हुए इस पर जाकर एंटर हुआ। थोड़ा सा इसको मैं और ऐसे बना लेता हूं। ये डायरेक्शन इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है, u वेग से एंटर हुआ। अब आप देख सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल एंड देयर इज सम एंगल बिटवीन द टू। दोनों के बीच में कुछ एंगल है और वो एंगल हमने कितना माना हुआ है, थीटा। ओके, अब इस पार्टिकल का क्या होगा, इस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये हमको स्टडी करना है। तो बेटा इसके लिए क्योंकि ये 2 डायमेंशनल यहां पर मोशन है, इसलिए दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन स्टडी द 2 डायमेंशनल मोशन। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना हो तो उसके कंपोनेंट बना लीजिए, ध्यान रखिए। या आपने अभी तक जहां पर भी 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी किया होगा वहां पर वेलोसिटी के आप कंपोनेंट बना लेते हैं, फिर अलग अलग कंपोनेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको समझ लें, देख लें और फिर दोनों इफेक्ट्स को आपस में कंबाइंड कर दें। ठीक है, बस यही हमारा तरीका है। हम 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे पढ़ते हैं, इस u का इस डायरेक्शन पे मुझे घटक बताइए, कंपोनेंट कितना होगा। थीटा बनाती हुई डायरेक्शन पे इसका जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी u cos थीटा। ठीक है, आप कंपोनेंट बनाना सीखे हैं। इसके बाद u का एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा दैट इज u sin थीटा। ठीक है, यहां पर ये जो u cos थीटा है इसे हम u पैरेलल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो u sin थीटा है इसे हम u परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि वेलोसिटी का ये घटक जो u cos थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है, उसके समांतर है। समांतर है तो ये वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है, समांतर घटक, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक। और ये वाला u sin थीटा आप ध्यान से देखें, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, u sin थीटा बिल्कुल ऐसा है। सो कंपोनेंट u sin थीटा इज एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये लंबवत घटक है, वेलोसिटी का घटक है, तो हमने v परपेंडिकुलर लिखा u sin थीटा को। आई होप कि आपको समझ में आ गया इसको मैं ये u परपेंडिकुलर क्यों लिखा और u पैरेलल क्यों लिखा, क्योंकि ये वेग का घटक है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, इसलिए पैरेलल कंपोनेंट। ये वेग का घटक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने ये बना लिया। और जैसा कि हमने बताया कि 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने का हमारा क्या मेथड है, बेस्ट तरीका क्या है, आप घटक बना लें, दोनों घटकों पर इफेक्ट चेक कर लें कि क्या इफेक्ट पड़ेगा और फिर उस इफेक्ट को कंबाइंड कर दें। इससे आपको इसके मोशन के बारे में सारा नॉलेज आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखें जरा, हमने वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बना लिए, तो अब इसका यहां से काम खत्म। अब आप इसको मत सोचिए, ये सोचिए कि अभी यहां नहीं है, क्योंकि आपने वेलोसिटी ऐसे थी u, आपने इसके 2 कंपोनेंट बना लिए ना, तो अब ये बीच वाला तो वेलोसिटी नहीं है।
अब केवल हमें इस वेलोसिटी को देखना है और इस पर इफेक्ट देखना है, दोनों पर इफेक्ट देखना है, उनको कंबाइन करके इसका मोशन हम पता लगा लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताइए u cos थीटा जो वेलोसिटी है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से देखिए, u cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, देख रहे हैं ना आप। अगर u cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो यहां देखिए केस 2a याद करिए, जब वेलोसिटी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देख रहे हैं ना आप। तो u cos थीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आंसर है u cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो u cos थीटा का क्या होगा, क्या ये जीरो हो जाएगी या इतनी ही वेलोसिटी से पार्टिकल ऐसा आगे u cos थीटा की तरफ जाता रहेगा, इतनी ही वेलोसिटी से जाता रहेगा। अभी हमने वहां स्टडी किया था। ठीक है, तो एक एक बात हम नोट करते चलते हैं। सबसे पहले माना या u को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। u को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, कौन कौन से, पहला कौन सा कंपोनेंट है, पहला चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक u का b के समांतर घटक, और इसे हम काहे से लिखेंगे, u पैरेलल, एंड दिस इज इक्वल टू u cos थीटा। ओके, सेकेंड u का b के लंबवत घटक, u का b के लंबवत घटक, लंबवत घटक u परपेंडिकुलर इज इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है, तो दो घटकों में हमने डिवाइड कर लिया। अब एक एक घटक पर हम बात करते हैं। सबसे पहले घटक पर बात करिए, यहां u cos थीटा वेक्टर b के अनुदिश है। आप देखिए u cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश वेग होता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां u cos थीटा वेक्टर b के अनुदिश है, अतः इस वेग पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वेग पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आवेशित कण u cos थीटा वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता रहेगा। इसलिए आवेशित कण वेग u cos थीटा से चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि वो रुक जाएगा, रुकने का भी उसके पास कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार जिक्र किया कि रुकने के लिए भी उसको उल्टा फोर्स की जरूरत होती है और फोर्स लग ही नहीं रहा उस पर कोई, तो गति करता ही रहेगा। ध्यान रहे, B के अनुदिश वो गति करता ही रहेगा, चलते ही जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये तो हमने बात कर ली u cos थीटा की। अब थोड़ा जरा u sin थीटा की भाई बात कर लीजिए। u sin थीटा जो घटक है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। और बेटा याद कीजिए, जब हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उसका क्या होता है, उस पर जो चुंबकीय बल लगता है वो हमेशा उसके वेग की दिशा के लंबवत लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसको स्टडी किया हुआ है, उसके पूरे उससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज थी उनको भी हमने पढ़ा हुआ था। तो चुंबकीय क्षेत्र के जब लंबवत कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो हमेशा उसकी गति के लंबवत उस पर एक बल लगेगा, चुंबकीय बल, जिसकी वजह से वो पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति करना प्रारंभ कर देता है। ये हमने आज तो नहीं देखा, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। यहां पर लिख देंगे तथा घटक u sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। अतः लंबवत है तो चुंबकीय बल, अतः इस वेग, अतः कण पर इस वेग के कारण, अतः कण पर इस वेग के कारण एक चुंबकीय बल कार्य करेगा या करता है। ठीक है, घटक u sin थीटा वेक्टर b चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, अतः कण पर इस वेग के कारण एक चुंबकीय बल कार्य करता है। इस बल की दिशा सदैव, सदैव मीन्स जितनी देर वो पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रहेगा, इस बल की दिशा सदैव वेग u sin थीटा के लंबवत होती है, लंबवत होती है। अब आप थोड़ा सा याद करिए कि अगर कोई बल किसी पार्टिकल की गति की दिशा के लंबवत काम करेगा तो वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। हमने पिछली क्लास भी जो आपकी हुई है उसमें भी इसका जिक्र किया था कि अगर कोई बल, ध्यान से सभी लोग सुन लीजिए, कि अगर कोई बल किसी कण पर उसकी गति की दिशा के लंबवत काम करे तो याद रख लें वो उसकी डायरेक्शन को तो बदल सकता है लेकिन उसको त्वरित नहीं कर सकता। त्वरित करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगना चाहिए, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है और उस पर इसी दिशा में फोर्स लग जाए तब तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है उसके लंबवत बल लगेगा तो स्पीड तो नहीं बढ़ेगी, स्पीड का कुछ होगा ही नहीं, केवल क्या हो जाएगी, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई। इस बल की दिशा सदैव वेग u sin थीटा के लंबवत होती है, जिसके कारण कण सदैव एक वृत्ताकार मार्ग पर, जिसके कारण कण सदैव एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहता है, जबकि याद रहे मैंने बोला जिसके कारण, मतलब किसके कारण, इस बल की वजह से कण सदैव एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहता है जबकि वो त्वरित नहीं होता।
जबकि कण को यह बल त्वरित मीन्स एक्सीलरेट नहीं कर पाता। तो ये आपको बहुत याद रखना है कि जो घटक u sin थीटा है ये चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है, आप देख रहे हैं। अतः कण पर इस वेग के कारण एक चुंबकीय बल काम करेगा। इस बल की दिशा सदैव वेग u sin थीटा के लंबवत होती है। हमने लेफ्ट हैंड रूल भी देखा था और राइट हैंड के रूल से भी पता लगाया था, जिसके कारण कण सदैव एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहता है, जबकि कण को यह बल त्वरित नहीं कर पाता। आप याद रख लें कि ये जो फोर्स है ये पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं करता। कौन सा फोर्स? मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, चुंबकीय बल जो होता है, वो उसे डायरेक्शन तो चेंज कर सकता है क्योंकि ये हमेशा लंबवत काम करता है, तो डायरेक्शन तो बदल सकता है लेकिन कभी भी उसको त्वरित नहीं कर सकता। जैसा कि अभी मैंने बताया, त्वरित करने के लिए क्या जरूरी है कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और उसको कोई उसी की दिशा में बल लगा दे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसा बल लगाएंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, डायरेक्शन केवल आप चेंज कर सकते हैं। तो वही ये चुंबकीय बल करता है। तो कभी भी कोई पूछता है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है, तो आप ध्यान रखें मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? पार्टिकल को त्वरित नहीं कर सकता। अब आप याद करें, लास्ट क्लास में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के बारे में जब हमने स्टडी किया था, तो वहां आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो त्वरित कर सकता है, मोड़ नहीं सकता। याद आया? एक्सेलरेट करता है, टर्न नहीं करता। और मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसको टर्न कर सकता है, एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो ध्यान रखें, मैं यहां लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स कैन टर्न, magnetic force can turn the charge particle, cannot accelerate. ये बहुत याद रखिए, इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है आपको, कि जो चुंबकीय बल होता है वो आवेशित कण को मोड़ सकता है, उसको टर्न करा सकता है, लेकिन ये कभी भी एक्सेलरेट नहीं करा सकता, उसकी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। अच्छा, तो फिर से आते हैं अब अपने इस पर। यहां पर चार्ज पार्टिकल था, दोनों वेलोसिटी पर अब हम स्टडी कर चुके हैं। फिर से मुझे बताइए, पार्टिकल इस वेलोसिटी के कारण क्या करेगा? इस वेलोसिटी के कारण वो क्या करेगा? तो आंसर है, इस वेलोसिटी के कारण वो बी केंद्रित गति करता रहेगा। अभी हमने लिखा था, इस वेलोसिटी के कारण वो क्या करेगा? इस वेलोसिटी के कारण वो ऐसा वृत्ताकार मार्ग पर गति भी करता रहेगा। अभी आपने लिखा है वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहता है। अब पार्टिकल तो एक ही है, पार्टिकल तो दो नहीं है ना, पार्टिकल एक ही है। अब एक ही पार्टिकल है, एक ही समय में उसको आगे भी जाना है u cos थीटा की वजह से, और उसी पार्टिकल को उसी समय पर ऐसा गोल भी घूमना है, वृत्ताकार मार्ग में गति करना है। अब आप मुझे बताइए वो किस प्रकार की गति करेगा? कुछ बात समझ में आई? क्वेश्चन मेरे समझ में आया ना? आपने देखा u cos थीटा की वजह से पार्टिकल को आगे भी जाना है b की तरफ, और u sin थीटा की वजह से उसको ऐसा वृत्ताकार मार्ग में घूमना भी है। अभी आपने लिखा हुआ है। अब एक सिंगल पार्टिकल है, उसको दोनों काम करने हैं। कैसे कर सकता है वो? बड़ा सिंपल है, आप ध्यान से देखिएगा कि वो ये काम कैसे कर सकता है। ऐसा वो प्रवेश कर रहा है ना, यहां से जब ऐसे प्रवेश करेगा तो वो ऐसा गोल भी घूमना है,
आगे भी उसको बढ़ना है, गोल भी घूमना है, आगे भी उसको बढ़ना है। इस तरीके का मोशन वो करना शुरू कर देगा। और ये किस तरीके का मोशन है, ये किस तरह का मोशन है? आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग में भी ऐसे बना होता है और वो लगातार उसके जो रिंग्स होते हैं वो आगे ऐसा बढ़ते रहते हैं। इसी तरह का मोशन आपको इसमें दिखेगा। क्या अब आपको समझ में आ गई ये वाली बात? क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल को कितने काम करने हैं? 2 काम। u cos थीटा की वजह से क्या करना है? आगे बढ़ना है। u sin थीटा की वजह से क्या करना है? वृत्ताकार मार्ग में चलना है। तो अब ये दोनों काम ऐसे करते हुए चलेगा, ऐसे। और फिगर में देखिए हम इसको कैसे बना सकते हैं। ये इस तरह से ऐसे गति करेगा, यहां से ऐसा जाएगा, फिर पीछे से ऐसा घूम के आएगा, यहां से फिर वो ऐसा जाएगा, फिर पीछे से घूम के आएगा, फिर यहां से वो ऐसा जाएगा, यहां से घूम के आएगा, फिर यहां से वो ऐसा जाएगा और यहां से ऐसा घूम के आएगा। तो इस तरह से वो ऐसा गोल भी घूमेगा और आगे की तरफ चलता जाएगा। एक बार फिर से अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज मुझे बताइए, u cos थीटा, फिर से u cos थीटा और u sin थीटा, इन दोनों में से कौन सा वेग है जो आगे ले जाने के लिए उसको मजबूर करेगा? u cos थीटा। पार्टिकल को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? u cos थीटा। पार्टिकल को गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वृत्ताकार मार्ग में चलाने के लिए u sin थीटा। तो पार्टिकल का जो वृत्ताकार मार्ग होगा वो u sin थीटा की वजह से, और उसका जो आगे बढ़ना होगा वो u cos थीटा की वजह से होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजें हाँ, सबसे पहले तो ये तय कर लेते हैं ये मार्ग कैसा है उसका, इस मार्ग को क्या बोलते हैं, मैं यहां पर डिसाइड करता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं 2-3 शेप बनाऊंगा, आप बताइएगा कौन सी शेप में ये गति कर रहा है। एक तो ये शेप है, ऐसे 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 मूव करता रहेगा, इस शेप को हम बोलते हैं सर्कल। ठीक, एक ये शेप भी आपने देखी होगी कभी कभी, ऐसे, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल शेप, स्पाइरल मोशन। एक ऐसी शेप भी होती है कि वो गोल भी घूमता है और आगे भी बढ़ता चला जाता है, स्प्रिंग जैसे, गोल भी घूमेगा आगे भी बढ़ेगा। इस मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन, हेलिक्स, कुंडलिनी इसको कहा जाता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति कर रहा है, सर्कुलर, स्पाइरल या हेलिकल? हेलिकल मोशन में गति कर रहा है। वेरी गुड। अब मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं ये वाला हिस्सा इरेज करना चाहता हूं, आप प्लीज इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब मैं इसको हटा देता हूं और इसकी जो, इस पॉइंट की जो बची हुई बातें हैं वो मैं यहां पर लिखूंगा। तो क्या बातें हैं? अतः इस स्थिति में आवेशित कण, इस स्थिति में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडलिनी मार्ग, कुंडलिनी मार्ग मतलब हेलिकल पाथ में गति करेगा। ठीक है, तो ये बहुत याद रखें कि अगर कोई भी आवेशित कण, अब मैं इसका पूरा रिजल्ट आपको बता देता हूं एक बार में, कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, ऐसे तिरछा ही तो प्रवेश करे, कुछ एंगल बनाते हुए, लंबवत प्रवेश करेगा मार्ग वृत्ताकार, कुछ एंगल बनाते हुए प्रवेश करेगा मार्ग कैसा होगा? कुंडलिनी के आकार का होगा। कुंडलिनी मार्ग उसका होगा, हेलिकल पथ होगा, हेलिक्स बनाते हुए वो चलेगा, स्पाइरल नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा। सर्कल तब होगा जब वो लंबवत प्रवेश करेगा।
ये वाली शेप आपने बहुत देखी होगी। अगर आपके यहाँ आपके पास कोई चाबी भरने वाला खिलौना है, टॉय है कोई, तो उसमें आप जब कभी टूटे तो उसको देखो, उसके अंदर एक स्प्रिंग निकलती है, इसी टाइप का उसका शेप होता है। या चाबी भरने वाली घड़ियां होती थी पहले, उनमें भी ये इस शेप स्प्रिंग का आता था, तो इस शेप को हम स्पाइरल बोलते हैं। तो हमने इसका मार्ग भी पता लगा लिया। अब दो बातें बीच में जो मैंने बोली थी कि कण को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, बताइए। कण को आगे बढ़ाने में जिम्मेदार कौन है? विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग फॉरवर्ड? कौन सा वेलोसिटी है जो पार्टिकल को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? यू कॉस थीटा या यू साइन थीटा, बताइए। यू कॉस थीटा, वेरी गुड, यू कॉस थीटा। कण को वृत्ताकार मार्ग में चलाने में जिम्मेदार कौन है? ये है यू साइन थीटा। ये दो बातें भी आपको ध्यान रख लेनी है। अब यहां पर कुछ कैलकुलेशंस हम करना चाहते हैं, जैसे हम फोर्स आपको निकाल के दिखाना चाहते हैं। फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। बताइए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था? मैग्नेटिक फोर्स का क्यू वी बी साइन थीटा था। तो यहां पर फोर्स के लिए हम यूज करेंगे क्यू, इसके बाद वी, इसके बाद बी इंटू साइन थीटा। पर थोड़ा याद करें, यहां जो वेलोसिटी यूज हो रही है यू कॉस थीटा या यू साइन थीटा, कौन सी वेलोसिटी पर फोर्स लगेगा? फोर्स इस पर तो लग नहीं रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है। तो हम इस v की जगह मुझे u परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? आप खुद सोचिए कि इस वेग पर तो फोर्स लग नहीं रहा है, केवल इस वेग पर फोर्स लग रहा है। तो वेग के लिए मुझे फोर्स जब लगेगा तो इस पर नहीं लगेगा, केवल इस पर लगेगा। तो वेग की जगह मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना चाहिए। तो मैंने ये लिख दिया है, अब आप समझ सकते हैं। और ये फोर्स क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, केवल मोड़ेगा। अभी हमने लिखा था यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज आपको। अच्छा, ये पार्टिकल ऐसा गोल घूम रहा है वृत्ताकार मार्ग पे। तो जब वो वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा है, हालांकि वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा गोल भी तो घूम रहा है वृत्ताकार मार्ग में। तो ये जो वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, उस वृत्ताकार मार्ग की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी? उसकी त्रिज्या बताइए। कुंडलिनी मार्ग की त्रिज्या। आप बेटा याद करें, जब हमने चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करवाया था, उस समय त्रिज्या का एक फॉर्मूला निकल के आया था। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था? ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था R बराबर mv अपॉन क्यू बी। अब यहां पर हम वेग के लिए क्या यूज करेंगे? क्योंकि वेग के लिए तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब आप मुझे ये बताइए, यहां पर मैं वेग की जगह कौन सा घटक यूज करूं, पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि इसी वेलोसिटी के कारण वो गोल घूम रहा है, इसके कारण तो गोल नहीं घूम रहे ना। तो रेडियस जो बन रही है वो इसकी वजह से नहीं बन रही, रेडियस इसकी वजह से बन रही है। तो हमको यहां पर u पैरेलल ले लेना चाहिए, u पैरेलल। और u पैरेलल की कितनी वैल्यू है? u cos थीटा। तो आप u cos थीटा लिखेंगे, रेडियस निकल करके आ जाएगा। ओके,
इसको अपना पूरा एक चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल इसका कितना होगा, टी। याद करें वो वहां पर हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था, क्या फॉर्मूला इसका आया था, इसका फॉर्मूला आया था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यहां पर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां जो भी क्वांटिटीज है वो फिक्स क्वांटिटीज है, वेग यूज ही नहीं हो रहा है यहां पे। अगर आवर्तकाल इतना है तो आवृत्ति कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल हमको क्या बताता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। आवृत्ति हमको क्या बताती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लग जाएंगे उसके। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, देयरफॉर f विल बी इक्वल टू, t को रिवर्स आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, इट विल बिकम QB अपॉन 2 पाई m। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, इसमें एक और बहुत ही अच्छी चीज हम आपको बताना चाहते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जब पार्टिकल मूव करता है ये वाला मोशन, तो कैसे करता है कि वो ऐसा गोल भी घूमता है, आगे भी बढ़ता चला जाता है, गोल भी घूमता है, आगे भी बढ़ता चला जाता है। तो हर चक्कर में गोल घूमने के साथ वो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी चला जाता है। ठीक है, जैसे यहां देखिए, पार्टिकल पहले यहां से ऐसा नीचे गया, फिर पीछे से घूम के यूं ऐसा आया। तो जब अगली बार वो ऊपर साइड आया, नेक्स्ट टाइम जब वो चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा ऊपर की तरफ गया, तो यहां नहीं गया, वो यहां पर गया। उसकी अगली बार फिर कुछ दूर यहां पर गया, क्योंकि वो गोल घूमने के साथ आगे भी चल रहा है। तो हर चक्कर में वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ डिस्टेंस आगे चल जाता है। हर चक्कर में वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी दूरी आगे चला जाता है। ये जो थोड़ी सी दूरी वो आगे चला जाता है, इसको हम बोलते हैं, इस पार्टिकल का पिच बोला जाता है इसको, और इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम पिच बोलेंगे। तो पिच किसको कहेंगे? इस स्थिति में एक चक्कर पूरा करने में कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितनी क्षैतिज दूरी चल लेता है, जितनी रेखीय दूरी वो चल लेता है, उसे हम उस कण का पिच कहते हैं। तो इसको कहीं पर नोट कर लेते हैं हम। आवेशित कण के मार्ग का पिच, पिच किसको कहेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें। इस स्थिति में एक चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा B के अनुदिश चली गई दूरी, B के अनुदिश चली गई दूरी। तो आपको याद रखना है कि जब इस स्थिति में वो मूव कर रहा है, एक चक्कर पूरा करने में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई रेखीय दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, पिच। हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये है तो डिस्टेंस ही ना, तो दूरी कैसे निकालते हैं, और रेखीय दूरी है। रेखीय दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हम इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू
मैं आपको यहां पर निकाल के दिखा देता हूं। ये मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, यहां पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो पिच के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, वेग गुणे समय। वेग कौन सा, क्या बता सकते हैं? यहां पर कौन सा वेग यूज करें? बिकॉज हियर वी हैव टू वेलोसिटीज, u parallel and u perpendicular. Which velocity I have to use here? u cos theta यूज करें या u sin theta यूज करें? u cos theta यूज करें। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलाने के लिए कौन सा वेग जिम्मेदार है? u cos theta। u sin theta तो गोल घुमा रहा है ना, आगे बढ़ाने के लिए u cos theta जिम्मेदार है। तो वेग के लिए मुझे u parallel का यूज करना चाहिए। समय कितना यूज करें? एक चक्कर पूरा करने में, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा वही टाइम यूज करिए आप, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी की वो वैल्यू और यू पैरेलल की वैल्यू लिख देंगे तो पिच मिल जाएगी। टी का क्या मान है आप देखें, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू यू पैरेलल की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा। इस तरह से इस पार्टिकल का पिच किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल गया, क्या वैल्यू होगी वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं, कोणीय वेग और निकाल सकते हैं। आप याद करें कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई टी। यहां से अगर 2 पाई बाई टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बी अपॉन एम आ जाएगा। और लास्ट टाइम भी हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इस फॉर्मूले में कुंडलिनी मार्ग की जो त्रिज्या है यहां पर प्लीज आप इसको सही कर लें, यू पैरेलल नहीं, यू परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वृत्ताकार मार्ग पर चलाने के लिए u sin थीटा वेलोसिटी जिम्मेदार है। तो यहां पर u परपेंडिकुलर का यूज होना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, आप यहां पर u परपेंडिकुलर कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।